नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण अरोड़ा कलाम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमें पता है हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, तो इसी कड़ी में आज हम लोग सोल्व करेंगे साइंस के जो फिजिक्स पोर्शन के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन रीट में आए हुए हैं और उनके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 27 किलोग्राम बार तुल्य होता है किसके? मतलब इतने किलोग्राम भार किसके बराबर होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। रीट आर्ट 8 के अंदर 2012 के अंदर आया था। कैसे सोल्व करना है? तो सबसे पहली बात वो बात कर रहा है किलोग्राम भार किसके तुल्य होता है। मतलब सिंपल सी बात है, भार की बात हो रही है। भार हम पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे डिटेल कि भार का फॉर्मूला W का फॉर्मूला होता है m g। W बराबर mg। किसी भी वस्तु का जो भार निकाला जाता है, हमारा अगर हमको भार निकालना है तो वो क्या होगा? हमारा मास इंटू उस पर कितना गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है। सिंपल सी बात। मास आपको गिवन है 27 kg। जी अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करके आए हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो आपको ये मिलेगा 264.6 किलोग्राम की वैल्यू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और याद कीजिए इसको भी हमने क्या लिखा था? ऑब्वियस सी बात है, न्यूटन लिखा था। याद होगा, आई थिंक याद दिलाने की ज़रूरत है। देखिए वापस, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है? न्यूटन है। क्लियर? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन है। तो यहाँ से दो बातें जो है इम्पोर्टेंट, एक तो भार का फॉर्मूला मास इनटू एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण, और दूसरा भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है, ध्यान रखना। हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, ब्लंडर मिस्टेक करते हैं। हम कहते हैं कि सर आपका भार कितना है? आप कहते हो सर हमारा भार 50 kg है। kg में कभी भार नहीं होता। kg में मास को नापा जाता है, भार को नापा जाता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन में। कभी भी ये मिस्टेक मत करना कि भार आप kg में बताएं। जनरल में चलता है, लेकिन जब भी आप साइंस की बात कर रहे हैं, साइंस में बात कर रहे हैं, तो भार जब भी बोलेंगे यूनिट क्या बोलेंगे? या तो न्यूटन बोलेंगे या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कुल मिला के भार को कभी भी आपको kg में नहीं बताना है। kg में आप बता रहे हैं, दैट मीन्स आप kg में अपना द्रव्यमान बताते हैं। उसके अंदर 9.8 का मल्टीप्लाई और होगा तब जाके आपको एग्जैक्ट भार मिलेगा। क्लियर है? तो आई थिंक क्लियर है ये क्वेश्चन। एक्सप्लेनेशन दे रखा आपको कि भार क्या होता है? एक प्रकार का बल है जो पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया जाता है। इसका संबंध किससे? गुरुत्वाकर्षण से। क्योंकि आपको पता है हर वस्तु को अपनी तरफ कौन खींचती है? अर्थ खींचती है, उसके सेंटर की तरफ खींचती है। और जो ये बल लगता है वो गुरुत्वाकर्षण बल है। तो किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल ही उसका क्या होता है? भार होता है। तो मैंने अभी डिस्कस कर लिया कि मास और जी दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे आपको ये आंसर मिल जाएगा। क्लियर? आई थिंक यहाँ तक कि आपको सारी बातें क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं 6 क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, बहुत कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। कि एक दोलन करते हुए सरल लोलक के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन की बात करनी है। और किसके लिए? लोलक के लिए, सिंपल पेंडुलम के लिए। और देखिए ऑप्शन के अंदर अगर हम देखेंगे तो इसमें मतलब बात कर रखी है उसने किसकी? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। तो ये ऑप्शन हमको समझ में तभी आएंगे जब हमें थोड़ी सी बात पता हो स्थितिज ऊर्जा की, गतिज ऊर्जा की, ठीक है, माध्यावस्था की। ये कुछ वर्ड्स हैं, तो थोड़ा सा पहले इन वर्ड्स को समझते हैं
फिर कोशिश करते हैं कि यार क्या बोलना चाह रहा है ये। तो ये सिंपल पेंडुलम कुछ इस तरह से होता है, या सिंपल से आपने घड़ी देखा होगा, घड़ी के अंदर पेंडुलम लटका होता है नीचे की तरफ, जो टू एंड फ्रो मोशन करता है, अपनी माध्यावस्था के इर्द गिर्द गति करता है। तो सबसे पहले तो ये दोलन गति क्या होता है, सबसे सिंपल सी बात करते हैं हम डेफिनेशन की। दोलन गति क्या है? तो दोलन गति है यदि कोई पिंड निश्चित पथ पर अपनी माध्यावस्था के इर्द गिर्द गति करे तो इसे दोलन गति कहते हैं। कोई डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं, सिंपल सा एग्जांपल याद रखना, घड़ी का पेंडुलम, कि अगर कोई वस्तु अपनी, ये उसकी माध्यावस्था है जिसमें वो लटका हुआ है, और वो अगर माध्यावस्था के क्या कर रहा है, इर्द गिर्द इधर उधर गति करता है, तो इसी प्रकार की गति को हम लोग क्या कहते हैं, दोलन गति कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। तो दोलन गति क्या है? सिंपल सा, दोलन गति का नाम आते दिमाग में आना चाहिए आपको घड़ी का पेंडुलम। घड़ी का पेंडुलम अपनी माध्यावस्था के इर्द गिर्द गति कर रहा है, यही गति क्या है, दोलन गति। डेफिनेशन तो खत्म। अब समझने की कोशिश करते हैं ये होती क्या है, इसमें मेन पॉइंट्स क्या है, इसकी विशेषता क्या है। तो लाइक जैसे अगर हम बात करें, ये पेंडुलम है, ये इस तरह से लटका हुआ है, ये इसकी कहलाती है माध्यावस्था। जिस स्टार्टिंग पोजीशन में वह रुका हुआ है वो उसकी माध्यावस्था है, मीन पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, साम्यावस्था है, माध्यावस्था है, मध्यमान अवस्था है, खूब सारे नाम हो सकते हैं इसके। तो इसकी मीन पोजीशन है ये। अब जब भी हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या करवाते हैं, मूव करते हैं, गति करवाते हैं। ये सपोज यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, तो हमने क्या किया, ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई कार्य किया। आपको इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा, और यही जो कार्य होगा यही इसकी ऊर्जा के रूप में यहाँ जाकर संचित हो जाएगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा मैंने वर्ड यूज़ किया ऊर्जा। अब मैंने जो वर्ड यूज़ किया था स्थिर ऊर्जा, गति ऊर्जा, थोड़ा सा पहले मैं उसको समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए सर ये स्थिर ऊर्जा और गति ऊर्जा क्या है। क्लियर? थोड़ा सा हम लोग एनर्जी को 2 मिनट डिस्कस करते हैं कि ये ऊर्जा क्या है। ऊर्जा होती है कार्य करने की क्षमता, कैपेसिटी टू डू वर्क। कार्य करने की जो हमारी क्षमता है वही ऊर्जा है। जैसे अगर मैं अभी एक अपनी क्लास 3-4 घंटे की लंबी कर दूं और आपको लिखाते रहूं, थोड़ी देर बाद तो लिखोगे आप, थोड़ी देर बाद कहोगे सर बस और नहीं लिखा जा रहा सर, और हमारे अंदर क्या नहीं है, क्षमता नहीं है। किसकी? लिखने की क्षमता नहीं है, आप तो लिखाए जा रहे हो सर। तो ये जो आपने वर्ड यूज़ किया कि सर अब मेरे में लिखने की क्षमता नहीं है, कार्य करने की क्षमता नहीं है, दैट मीन्स आप किसकी बात कर रहे हो? ऊर्जा की। कि सर बस अब एनर्जी खत्म हो गई है, अब खा पी के आएंगे, एनर्जी लेके आएंगे, उसके बाद पढ़ेंगे, हमें ब्रेक चाहिए। तो वही जो हम लोग किसी भी कार्य करने की क्षमता की बात करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तो कार्य करने की यही क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। ये ऊर्जा जनरली अपन 2 प्रकार की पढ़ते हैं। रूप इसके बहुत सारे हो सकते हैं पर जनरली आप 2 प्रकार की पढ़ते हो। जो कौन कौन सी? स्थितिज ऊर्जा पढ़ते हो एक तो आप, और दूसरा गतिज ऊर्जा पढ़ते हो। स्थिर ऊर्जा को इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और गतिज ऊर्जा को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। स्थिर ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन दोनों का सम, इन दोनों का योग क्या कहलाता है? ये कहलाता है मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा, या बहुत बार इसको कुल ऊर्जा भी बोल देते हैं, टोटल एनर्जी भी बोल देते हैं, कि कुल ऊर्जा क्या है या यांत्रिक ऊर्जा क्या है। स्थिर ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को ही यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो ये तो समझ में आ गया सर यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है। आप तुरंत बोलोगे सर स्थितिज और गतिज ऊर्जा का योग, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों को यांत्रिक ऊर्जा या कुल ऊर्जा कहते हैं। अब मुद्दा ये कि सर ये स्थितिज और गतिज ऊर्जा क्या है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। अब मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा,
इसको डिनोट जनरली यू से करते हैं, यू से दिखाते हैं। और गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, के से भी लिख देते हैं, बहुत बार के से भी लिख देते हैं काइनेटिक एनर्जी को, एक ही बात है। सबसे इजी इसमें गतिज ऊर्जा, आप इजीली समझ जाओगे। गतिज मतलब गति, तो जहां भी गति होगी तो गति के कारण जो ऊर्जा होती है वो क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा कहलाती है। जहां भी मोशन होगा, एनर्जी ड्यू टू मोशन, गति के कारण जो ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा है। जैसे सिंपल सा, पंखुड़ियाँ पंखे की गति कर रही है, तो आप बोलोगे पंखुड़ियों में इसकी जो विंग्स है उसमें कौन सी गति है? आप बोलोगे सर गतिज ऊर्जा है। आप बोलोगे बस गति कर रही है सर, तो आप जब खुद ही बोल रहे हो कि बस गति कर रही है तो ऑब्वियसली बात है उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा है। भैंस पूंछ हिला रही है तो पूंछ हिल रही है, मूव कर रही है, मतलब उसमें कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा है। तो जहाँ जहाँ भी क्या दिखेगी आपको? गति दिखेगी, वहाँ वहाँ कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा होगी। इस गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला सिंपल सा होता है ½ mv²। क्लियर? ये फॉर्मूला है, आपको ऑब्वियसली बातें याद रखना पड़ेगा कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है ½ mv², यानी मास किसी भी वस्तु का द्रव्यमान और उसका वेग का स्क्वायर, इनको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वस्तु की गतिज ऊर्जा मिल जाएगी। बहुत बार इसको सिंपली क्वेश्चन में भी, न्यूमेरिकल में भी पूछ लेते हैं कि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान इतना है, उस वस्तु का वेग इतना है, बताओ उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो जब आपको मास दे दिया और वेग गिवन है तो ऑब्वियसली बात है ½ से मल्टीप्लाई करना है, वेलोसिटी का स्क्वायर करके आंसर निकालना है। बहुत ईजी है। गतिज ऊर्जा में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होता। कन्फ्यूजन होता है स्थितिज ऊर्जा में, क्योंकि गतिज ऊर्जा के तो न्यूमेरिकल भी अगर बनते हैं, हालांकि न्यूमेरिकल कम बनते हैं, पर बनते हैं तो भी इजी बनते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है और आपको इसको सोल्व करना आता है तो आप आंसर इजीली निकाल लेंगे। आपको मास गिवन होगा, वेलोसिटी गिवन होगी, आपको इजीली काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है और वो कर सकते हैं। एग्जाम्पल अपन बहुत सारे बोल सकते हैं, जैसे बहते हुए जल में ऊर्जा, बहते हुए जल में कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा होगी। तीर को छोड़ने पर, तीर को अगर जैसी धनुष से छोड़ेंगे, तीर को छोड़ने पर जो एनर्जी होगी उसके अंदर गति के कारण, वो भी कौन सी होगी? गतिज ऊर्जा होगी। तो ये तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नहीं है, इजी गोइंग है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होता है स्थिर ऊर्जा वाला पोर्शन, ढंग से समझना। स्थिर ऊर्जा होती है वस्तु में स्थिति या अवस्था में परिवर्तन के कारण, या यूँ कह सकते हैं स्थिति के कारण। ठीक है, इसको और अच्छे से समझ सकते हो आप। ऐसा समझो, वस्तु की स्थिति या अवस्था के कारण, या उसमें परिवर्तन के कारण भी समझ सकते हो। जैसे ये बोर्ड यहाँ पे रुका हुआ है, लटका हुआ है, इसकी स्थिति है, ये स्थिर है, स्थिति ऊर्जा है। एसी लगा हुआ है, रुका हुआ है, स्थिर है, स्थिर ऊर्जा है। मैं रुका हुआ हूँ, मेरे अंदर स्थिर ऊर्जा है। जहाँ वस्तु स्थिर होगी जनरली उसमें स्थिति ऊर्जा है। लेकिन इससे समझना बहुत ज़्यादा आसान नहीं होगा, इससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल पूछा जाता है कि घड़ी में चाबी भरने पर उसमें कौन सी ऊर्जा होगी। अब यहाँ पे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यार घड़ी में चाबी भर रहे हैं तो यार ये स्थिरता है या गतिशीलता है। तो इसलिए इसके लिए एक छोटी सी और बेहतरीन डेफिनेशन है इसकी, कि वस्तु की आकार में या आकृति में परिवर्तन के कारण संचित ऊर्जा भी क्या कहलाती है? स्थिर ऊर्जा कहलाती है। यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, या आप यूँ कह सकते हैं ऐंठन के कारण अगर कहीं ऊर्जा आएगी, वो भी कौन सी आएगी? इसी ऊर्जा होती है। जनरली अब हम जब चाबी भरते घड़ी में तो उसके अंदर स्प्रिंग है, उसमें क्या आ जाती है? ऐंठन आती है, और ऐंठन के कारण वो सिकुड़ेगी या संपीड़ित होगी तो उसकी आकृति में भी परिवर्तन आएगा, सिकुड़ जाएगी। तो हम लोग कह रहे हैं कि इस ऐंठन के कारण या इस परिवर्तन के कारण कौन सी ऊर्जा होगी? इसमें स्थिर ऊर्जा। क्लियर? जैसे
रुके हुए पानी में ऊर्जा, रुके हुए जल में, तो कौन सी बोलोगे आप? स्थिर ऊर्जा, कॉमन सा है। सबसे इंपॉर्टेंट ये, घड़ी में चाबी भरने पर निहित ऊर्जा, तो घड़ी में चाबी भरने पे निहित ऊर्जा भी यही होती है। यहाँ पे पानी बह रहा है, यहाँ रुका हुआ है, तो इसमें कौन सी है? स्थिर ऊर्जा है। तो आई थिंक आपको एक ओवरव्यू मोटा मोटा समझ में आ गया कि स्थिर ऊर्जा और गति ऊर्जा एग्जैक्टली है क्या। इसकी फॉर्मूले की बात करें हम लोग, स्थिर ऊर्जा को यू से लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है mgh। ठीक है, गति ऊर्जा का मैंने बता दिया आपको, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए है ये कि जैसे ये वस्तु है, अब इस वस्तु को मेरे को क्या करना है? जमीन से h हाइट तक ले जाना है। दो वस्तुएं हैं, इन दोनों को मेरे को क्या करना है? जमीन से h हाइट तक ले जाना है। अब या तो सिंपली मैं इसको सीधा उठा के ले जाऊं ऊपर की तरफ, क्लियर? इसको मैं सिंपली यहाँ से ऊपर की तरफ उठा करके ले जाऊं, तो मुझे इसको ऊपर की ओर ले जाने के लिए कार्य करना पड़ेगा, और ये जो कार्य करना पड़ेगा W कार्य, जो भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि W सर कार्य का फॉर्मूला होता है भार का फॉर्मूला भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। क्या किया था? W = mg, याद है क्या? और अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस की थी एक लाइन, देखो थोड़ा सा वापस मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करता हूँ कि भार एक प्रकार का बल है जो पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया जाता है, और इसका संबंध गुरुत्वाकर्षण बल से है, और किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल ही उसका भार होता है। किसी वस्तु पर जितना हम लोग बात कर रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल उस पर लग रहा है, वही उसका क्या है? भार भी है। जितना वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, वही उसका भार भी है। अब मैं वापस आपको वो बात समझाता हूँ कि अगर मैं इसको ऊपर की ओर लगाऊंगा, ले जाऊंगा, यहाँ से ऊपर की ओर ले जाना है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे को जो कार्य करना है, क्या वो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध करना है? ऑब्वियस सी बात है, गुरुत्वाकर्षण बल इसको नीचे की ओर खींच रहा है, मेरे को ऊपर ले जाना है, तो क्या मैं गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य कर रहा हूँ? आप बोलेंगे सर बिल्कुल कर रहे हो। कि सर आप गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हो, और अभी ये लाइन पड़ी है, किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल ही उसका क्या है? भार है। मतलब मैंने जो इसके ऊपर ले जाने के लिए कार्य किया, वही उसके भार के बराबर भी है, या जो इसका भार है वो इसको ऊपर ले जाने का कार्य भी है। तो वो है कितना? m/g, कि वस्तु पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वही उसका भार भी होता है। तो जो इसका भार होता है, इस भार के विरुद्ध ही तो इसको भार को विरुद्ध ही तो मेरे को इसके ऊपर कार्य करके ऊपर ले जाना है, तो वो हो गया m/g। और h हाइट तक ले जाना है तो किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? h तक। इसको चाहो तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि सर आप इस ब्लॉक को कहाँ ले जाना चाहते हो? h हाइट पे ले जाना चाहते हो। सिंपल सी बात, थोड़ा सा और इजी वे में समझ सकते हैं कि सर आप इस ब्लॉक को कहाँ ले जाना चाह रहे हो? h हाइट पे ले जाना चाह रहे हो, तो आपको इसके लिए कितना कार्य करना पड़ेगा? ये लो सर, कार्य करना है। कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुणा विस्थापन, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये कार्य का फॉर्मूला है। अभी आपको पता नहीं है, फिलहाल याद रखो, कार्य का फॉर्मूला होता है बल और विस्थापन का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, निकालना क्या है हमें कि सर वस्तु को मेरे को s हाइट पे ले जाना है, तो कितना कार्य करना पड़ रहा है। क्लियर? तो इस वस्तु को जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो कुछ ना कुछ कार्य करूंगा, और ये कार्य मैं कैसे निकालूंगा? बल और विस्थापन को मल्टीप्लाई करके। अब समझ लो आप
कि सर मैंने इस पे बल कितना लगाया, तो अभी आपने बोला कि सर ये जो बल लगेगा वही बल होगा जो गुरुत्वाकर्षण बल इसके ऊपर क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है, और वो इसके भार के बराबर है। तो इसकी वैल्यू mg हो गई, इनटू विस्थापन, मैंने कितना विस्थापन किया है, h हाइट के बराबर विस्थापन किया है, इनटू h। तो ये मिल गया मुझे क्या, कार्य। तो आप या तो डायरेक्ट w बराबर mgh याद रख लो, या ऐसा समझ करके याद रख लो। कैसे भी याद रख सकते हो कि जब किसी वस्तु को सतह से किसी भी ऊंचाई पर ले जाया जाता है, वस्तु को किसी सतह से ऊंचाई पर, सतह से h ऊंचाई पर ले जाने में किया गया कार्य, वो होता है W बराबर mgh। किसी वस्तु को सतह से किसी ऊंचाई पर ले जाने में किया गया कार्य mgh होता है। क्यों होता है, कारण सामने है कि कार्य का फॉर्मूला होता है बल इंटू विस्थापन। बल हम लोग कितना लगा रहे हैं, जितना उसका भार है, और भार अभी हमने बताया था कितना है उसका, mg है। ठीक है, तो बल कितना लगाएंगे, जितना उसका भार होगा। अरे सिंपल सी बात है, ये हल्की वस्तु है तो मेरे को कम कार्य करना पड़ेगा क्योंकि उसका भार कम है, और अगर भारी वस्तु को ऊपर ले जाना तो उसके भार के बराबर ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य निकालने का फॉर्मूला होता है बल का विस्थापन के साथ मल्टीप्लिकेशन, और बल का फॉर्मूला होता है मैंने बताया था कितना, m इंटू जी, और विस्थापन कितना करना है, h हाइट तक करना है तो इंटू h। तो किसी वस्तु को किसी सतह से h ऊंचाई पर ले जाने में जो कार्य होता है वो W बराबर mgh होता है। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। अब मुझे एक बात का जवाब दो कि जब ये वस्तु थी यहाँ पर और इसको मैं ऊपर तक ले गया तो मैंने कितना कार्य कर दिया, mgh कार्य कर दिया। तो कार्य करने पर मेरी कुछ ऊर्जा व्यय हुई क्या, आप बोलोगे सर होगी, तभी तो हम थक जाते हैं। अभी आप कंटिन्यू लिख रहे हो तो थक भी तो रहे हो, क्यों, क्योंकि आप कार्य कर रहे हो और कार्य करने में ऊर्जा व्यय होती है, यानी ये जो किया गया कार्य है वो ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। तभी तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ते हो कि वर्क एनर्जी थ्योरम यही है, किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता है या उसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब 100% तो हो नहीं सकता क्योंकि आपको पता है कंजर्वेशन हर चीज़ का आसानी से नहीं होता। तो किया गया कार्य W बराबर mgh है, और मैंने अभी बताया आपको जस्ट, ये जो किया गया कार्य है यही किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ऊर्जा के रूप में। तो ये जो कार्य करते हैं यह उसकी स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाता है। वापस सुनो, अगर इस मार्कर को मैं उठा करके यहाँ लेके गया तो इस वस्तु को यहाँ तक ले जाने में जो कार्य होता है वो तो हमको पता है कितना होता है, m इंटू जी इंटू एच होता है। अब इसको मैं जब ऊपर ले जाके जा रहा हूँ तो ये मैं कार्य जो कर रहा हूँ तो इसकी वजह से जो एनर्जी है वो इसमें संचित हो गई, और इस कार्य की वजह से जो इसमें ऊर्जा संचित हुई वो कौन सी ऊर्जा है, इसकी स्थितिज ऊर्जा है। मतलब जब किसी वस्तु पर आप कार्य करते हो तो उसमें जो ऊर्जा संचित होती है वह भी कौन सी ऊर्जा होती है, उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है। क्लियर है, किसी वस्तु को आप किसी स्थान पे ले जा रहे हो, ठीक है, किसी ऊंचाई पे ले जा रहे हो, उसकी स्थिति में परिवर्तन कर रहे हो, तो वो जो ऊर्जा होगी तो वो स्थितिज ऊर्जा ही तो है। हमने डेफिनेशन यही पढ़ी है अभी थोड़ी देर पहले, क्या पढ़ी है, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने पर, उसको इधर उधर ले जाने पर जो ऊर्जा उसमें संचित होती है वो कौन सी ऊर्जा है, वही उसकी स्थितिज ऊर्जा है। तो आप दोनों तरीके से समझ सकते हो। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये कहा था कि गतिज ऊर्जा में कोई कंफ्यूजिंग चीज़ नहीं है। गतिज ऊर्जा सिंपली है ये हाफ mv²। जहाँ गति होगी तो वेग होगा, और वेग होगा तो गतिज ऊर्जा होगी। दैट्स इट। गतिज ऊर्जा में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्या, जहाँ गति है वहाँ वेग होगा, जहाँ वेग होगा वहाँ गतिज ऊर्जा होगी। वेग 0 हो जाएगा तो गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगी। वेग 0 हो गया मतलब वस्तु रुकी हुई है, मतलब रुकी हुई है तो स्थिर है, स्थिर है तो स्थिर ऊर्जा है। गति ऊर्जा कहाँ से होगी उसमें, तो वेग होगा तो गति होगी, गति होगी तो गति ऊर्जा।
ठीक है। तो गतिज ऊर्जा में तो कुछ नहीं है, कन्फ्यूजिंग होता है स्थिर ऊर्जा में। और स्थिर ऊर्जा में समझने के लिए 2-3 बातें, या तो उसकी स्थिति की वजह से ऊर्जा, या स्थिति या अवस्था में परिवर्तन की वजह से ऊर्जा, या उसके आकार आकृति में परिवर्तन, या ऐंठन के कारण ऊर्जा। इन सब के कारण ऊर्जा कौन सी होती है? स्थिर ऊर्जा। और इसी को आगे अपन ने समझाया कि वस्तु को अगर आप कहीं लेके जाओगे तब भी तो उसकी केस में परिवर्तन कर रहे हो, आप स्थिति में परिवर्तन कर रहे हो, ऊंचाई पे ले जा रहे हो, दूर पे ले जा रहे हो, कहीं गहराई पे ले जा रहे हो, तो भी उसमें जो ऊर्जा संचित होगी वो कौन सी होती है? स्थिर ऊर्जा होती है। और वो स्थिर ऊर्जा कितनी होती है? वो होती है उस पे किए गए कार्य के बराबर, जिसकी वैल्यू mgh है। तो कुल मिला के सार आपको जो ध्यान रखना है, स्थिर ऊर्जा है m × g × h, गतिज ऊर्जा है 12 mv²। क्लियर है? ठीक है। अब जब हम बात कर रहे थे डायग्राम की, ये रहा कि जब वस्तु यहाँ है तो ये इसकी माध्यावस्था है, और हर वस्तु किस में रहना चाहती है? माध्यावस्था में। तो ये अपन लोलक की बात कर रहे हैं, सरल लोलक की, सिंपल पेंडुलम की बात कर रहे हैं कि पेंडुलम आराम से इधर इस तरह से हैंगे, लटका हुआ है मध्यावस्था में। अब अगर आप मध्यावस्था से इसको ये चरम अवस्था को बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, वहाँ तक ले जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है खुद से तो ये यहाँ तक नहीं जाएगा। आपने क्या किया? कुछ न कुछ कार्य किया है इसको यहाँ पर ले जाने पर। तो आपने इसको यहाँ पर ले जाने पे जो कार्य किया है, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि स्थिति में परिवर्तन करने के लिए जो कार्य करते हो वह कार्य किस ऊर्जा के रूप में संचित होता है? आपका जवाब आना चाहिए कि लाइन में कौन सी ऊर्जा के रूप में? स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित होता है। दैट मीन्स जब ये यहाँ से यहाँ गया तब इसके अंदर कौन सी ऊर्जा आ गई? स्थिर ऊर्जा। शॉर्ट में लिख दूँ मैं U, ठीक है, स्थिर ऊर्जा आ गई, या U को ही अभी मैंने बताया था आपको पोटेंशियल एनर्जी, इंग्लिश में स्थिर ऊर्जा लिख सकते हैं। क्लियर? और आप ऐसे भी समझ सकते हो, जब ये सर यहाँ से यहाँ गया तो इसके अंदर कुछ न कुछ हाइट भी तो है, मास है, g लग रहा है, हाइट है, तो U बराबर mgh ही तो होता है, mgh। तो क्या यहाँ से जब यहाँ जा रहा है तो क्या हाइट बढ़ रही है? आप बोलोगे सर बढ़ रही है, तो U भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो स्थिर ऊर्जा बढ़ेगी, यानी U जो होगी वो बढ़ेगी, और क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि हाइट सबसे ज़्यादा हो गई यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पर आकर के ये पर्टिकुलर सेकंड के लिए, फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए रुकेगा, तभी तो ये वापस क्या आएगा? बैक। क्योंकि अभी यहाँ पर आ गया, स्थिर ऊर्जा हो गई, स्थिर ऊर्जा मैक्सिमम हो गई, तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा मिनिमम हो जाएगी या जीरो हो जाएगी। क्यों भाई? कि सर यहाँ के रुका है ना, रुका है तो वेग जीरो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यही तो था, 12 mv², और वेग जीरो तो गतिज ऊर्जा जीरो। तो यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है? स्थिर ऊर्जा तो मैक्सिमम होती है और गतिज ऊर्जा क्या होती है? शून्य हो जाती है। ठीक है। तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि जब आवर्त गति कर रहा है कोई पेंडुलम, या पेंडुलम जब गति करता है तो चरम अवस्था पर उसकी कौन सी ऊर्जा क्या होती है? तो स्थिर ऊर्जा तो अधिकतम होती है और गतिज ऊर्जा वहाँ क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। क्लियर है? एक और कारण से समझ सकते हो आप, बचपन से एक रूल पढ़ के आते हो, केवल हमको रटा हुआ है, ऊर्जा संरक्षण का नियम, याद है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, खूब रटा हुआ है हमने। जैसे मैं बोलूँगा गति ऊर्जा संरक्षण का नियम, क्या आप तुरंत बोलोगे सर ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न नष्ट कर सकते हैं, परंतु संपूर्ण ऊर्जा या कुल ऊर्जा का मान क्या रहता है? नियत रहता है। तो कुल ऊर्जा भी तो बोली थी हमने, स्थिर ऊर्जा प्लस गति ऊर्जा, दोनों का मान नियत रहता है। तो जब ये बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है ये मिनिमम होगी, तभी तो ऊर्जा क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी। ठीक है। तो इन दोनों का मान क्या रहता है? नियत रहता है। ये मैक्सिमम ये मिनिमम दोनों का मान कांस्टेंट हो गया। अब जब ये यहाँ पर आ गया तो ये दो बातें समझ में आ गई, स्थिर ऊर्जा अधिकतम और गति ऊर्जा जीरो। अब यहाँ आएगा तो इसके बाद ये क्या करेगा? वापस
अपनी माध्यावस्था की ओर जाने का प्रयास करेगा, क्योंकि आपको पता है हर वस्तु माध्यावस्था में या इक्विलिब्रियम में रहना पसंद करती है। माध्यावस्था की ओर जाने का क्या करेगा, ये प्रयास करेगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जब भी इस तरह की गति होती है तो माध्यावस्था की ओर एक बल लगता है जो उस वस्तु को वापस माध्यावस्था की ओर लाने का प्रयास करता है, जिसको प्रत्यानयन बल कहते हैं, रेस्टोरिंग फोर्स। अभी इसकी ज़्यादा डिटेल बात नहीं करेंगे। तो माध्यावस्था की ओर आने का वो क्या करेगी, प्रयास करेगी। अब जैसे माध्यावस्था की ओर आना चाहेगी तो ऑब्वियस बात है, जब इधर से इधर आ रही है, जब ये वापस माध्यावस्था की ओर आ रही है तो हाइट में क्या होती जा रही है, कमी होती जा रही है। और अगर हाइट में कमी होगी तो स्थिति ऊर्जा में क्या होगी, कमी। तो जैसे जैसे इधर आती जाएगी स्थिर ऊर्जा में क्या होगी, कमी होती जाएगी। ये स्थिर ऊर्जा बदलती जाएगी किसमें, गतिज ऊर्जा में। और यहाँ आते आते हाइट 0 हो जाएगी तो स्थिर ऊर्जा कितनी हो गई भाई, आप बोलोगे सर 0 होगी। और ये 0 हो गई तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। अभी मैंने बताया ऊर्जा संरक्षण का नियम, एक कम होता है तो दूसरा बढ़ता है, दूसरा कम होता है तो पहला घटता है, पहला बढ़ता है। कुल मिला के दोनों का योग कांस्टेंट रहता है। और दूसरी बात, जब ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, स्थिर ऊर्जा 0 हो रही है, गति ऊर्जा मैक्सिमम हो रही है, तो यहाँ पे इसका वेग होगा। गति ऊर्जा मैक्सिमम है मतलब वेग भी ज़्यादा है, और वेग ज़्यादा है तो यहाँ रुकेगा थोड़ी, ये वापस किधर जाने का प्रयास करेगा, आगे की ओर। और सेम बात, अब ये वापस यहाँ आएगा, ऊपर जा रहा है, यानी वापस क्या हो रही है, हाइट बढ़ रही है। हाइट वापस बढ़ने लगेगी, कंडीशन वही आएगी। हाइट बढ़ने पर स्थिर ऊर्जा क्या होने लग जाएगी, बढ़ने लग जाएगी, मैक्सिमम होने लग जाएगी। और गति ऊर्जा यहाँ चरम बिंदु पर आके क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था जो आपको समझना था कि चरम बिंदु यानी एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पर, चरम बिंदु पर हाइट सबसे ज़्यादा होगी तो स्थितिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगी, और स्थिर ऊर्जा ज़्यादा होगी तो गति ऊर्जा न्यूनतम होगी, 0 होगी। सेंटर पॉइंट पे या मध्यावस्था पे या मध्यमान अवस्था पे, साम्य अवस्था पे हाइट बिल्कुल 0 है, स्थिर ऊर्जा 0 होगी, गति ऊर्जा मैक्सिमम होगी। क्लियर, यही इसका मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अब चलते हैं अपन अपने क्वेश्चन के ऊपर। कौन सा कथन सत्य है, अधिकतम विस्थापन अवस्था में, अधिकतम विस्थापन अवस्था, ये इसकी अधिकतम विस्थापन अवस्था ही तो है। और इसको खैर आयाम भी कहा जाता है, क्योंकि माध्यावस्था से अधिकतम विस्थापन को एम्पलीट्यूड आयाम भी कहते हैं। तो ये अधिकतम विस्थापन की अवस्था है जिसको चरम बिंदु कह रहे हैं। मतलब ये किसकी बात कर रहा है, चरम बिंदु की बात कर रहा है। ये लो, चरम बिंदु पर स्थिर ऊर्जा न्यूनतम, देखते हैं स्थिर ऊर्जा न्यूनतम है क्या भाई, स्थिर ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा U न्यूनतम है क्या, आप कहोगे सर नहीं है, स्थिर ऊर्जा तो अधिकतम होती है, क्योंकि चरम बिंदु पर हाइट सबसे ज़्यादा है, और हाइट ज़्यादा है तो H ज़्यादा है, और H ज़्यादा है तो स्थिर ऊर्जा ज़्यादा है। तो अधिकतम विस्थापन अवस्था में स्थिर ऊर्जा तो अधिकतम होती है, न्यूनतम थोड़ी होती है। यानी ये स्टेटमेंट तो क्या हो गया, गलत हो गया। अधिकतम विस्थापन अवस्था में स्थिर ऊर्जा अधिकतम है, अभी जस्ट पढ़ा है सर, हाइट ज़्यादा होती है स्थिर ऊर्जा अधिकतम होगी, ये तो स्टेटमेंट सही है। मध्य अवस्था में गति ऊर्जा न्यूनतम है, मध्य अवस्था में गति ऊर्जा न्यूनतम, सर न्यूनतम तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ तो इसका वेग सबसे ज़्यादा होगा, कारण स्थिर ऊर्जा 0 है तो गति ऊर्जा अधिकतम होगी ही होगी, और गति ऊर्जा अधिकतम होगी तो वेग अधिक होना ही होना है। तो वेग अधिक होता है, न्यूनतम नहीं होता, गलत है। मध्य अवस्था में स्थिर ऊर्जा अधिकतम है, मध्य अवस्था में स्थिर ऊर्जा अधिकतम नहीं हो सकती। मध्य अवस्था में तो हाइट ही 0 है, हाइट 0 है तो ये 0 होगा, अधिकतम नहीं होगा, तो ये भी गलत है। तो आपके सामने आंसर आई थिंक क्लियर है, क्या जाएगा 20। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीटेट रीट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रेलवे अदर एग्जाम में भी इस जगह से बहुत बार कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई थिंक आपको क्लियर है। डायग्राम ये आपके सामने है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी मैंने आपको समझाया वही सेम चीज़ है, पर आपको वहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। डेफिनेशन आपको समझाई दी, ऊर्जा के बारे में आपको बता दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप चाहें तो इसका,
और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल बहुत बार पूछे जाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल इस पे पूछा जा सकता है आपको इस जगह से, ये वाली बात, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये भी, ठीक है। और ये वो बातें जो भी हमने डिस्कस की है, कंक्लूजन कि चरम बिंदु पर वेग शून्य हो जाता है। भाई चरम बिंदु पर वेग शून्य है क्या? चरम बिंदु है, वेग शून्य होगा तभी तो ये रुकेगा पर्टिकुलर क्षण पे और ये वापस आएगा। तो चरम बिंदु पे वेग शून्य है, बिल्कुल है, और वेग शून्य है, वेलोसिटी जीरो है, तो गति ऊर्जा भी क्या है? जीरो है, ठीक है। तो सर चरम बिंदु पे वेग शून्य होता है, सही है, चरम बिंदु पे वेग शून्य है तो गति ऊर्जा शून्य होगी, सही है, और गति ऊर्जा जब जीरो है तो स्थिर ऊर्जा अधिकतम होनी ही होनी है, ऊर्जा संरक्षण का नियम बोलता ही यही है। मध्य अवस्था पे वेग अधिकतम होता है, बिल्कुल होता है, गति ऊर्जा अधिकतम होगी, और गति ऊर्जा ज़्यादा होगी तो स्थिर ऊर्जा अपने आप क्या होनी है? न्यून होगी, शून्य होगी, ठीक है। आई थिंक ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। अब एक्सप्लेनेशन और ये दे रखा है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने आपको ये सारी बात समझा दी कि लोलक को इसकी माध्यावस्था से विस्थापित करने में क्या करना पड़ता है? कार्य करना पड़ता है। और अभी बताया था ये कार्य जो होगा वो किसके रूप में संचित हो जाएगा? कौन सी ऊर्जा? स्थिर ऊर्जा। और अब यही लोलक को छोड़ देते हैं तो लोलक अपनी माध्यावस्था में जाने का प्रयास करता है, जहाँ उसकी संपूर्ण स्थिर ऊर्जा किस में बदल जाती है? गति ऊर्जा में बदल जाती है, ठीक है। क्योंकि स्थिर ऊर्जा है वो तो जीरो हो जाएगी क्योंकि हाइट जीरो हो गई, तो स्थिर ऊर्जा सारी किस में बदल जाती है? गति ऊर्जा में बदल जाती है। और गति ऊर्जा के कारण यह मध्य स्थिति से दूसरी ओर कहाँ लगता है? जाने लगता है। इसकी स्थिर ऊर्जा क्या होने लग जाती है? वापस बढ़ने लग जाती है। और गति ऊर्जा क्या होने लग जाती है? वापस कम होने लग जाती है, क्योंकि जैसे जैसे एक्सट्रीम से आगे जाएगा, एक्सट्रीम पे जाएगा, तो वेग जीरो होगा तो गति ऊर्जा भी क्या होने लग जाएगी? कम होने लग जाएगी। तो आदर्श अवस्था में यह उतनी ही ऊंचाई तक पहुंचता है जितनी ऊंचाई से इसको छोड़ा जाता है। ये क्रिया समय के साथ दोहराई जाती है। तो किसी भी क्षण लोलक की स्थिर ऊर्जा में कमी गति ऊर्जा में वृद्धि के क्या हो जाती है? बराबर। यही यांत्रिक ऊर्जा का योग सदैव स्थिर रहता है। यही तो है आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है, कि स्थिर ऊर्जा में जो कमी होगी गति ऊर्जा में अपने आप क्या होनी है? वृद्धि। तभी तो कुल ऊर्जा क्या रहेगी? नियत रहेगी। यही अपन ने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ठीक है। इसको ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि दिए गए क्षेत्र से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कहलाती है। कि किसी क्षेत्र से जो चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेगी उसे क्या कहते हैं? ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है, थोड़ा सा धैर्य के साथ इसको और सुने, समझने की कोशिश करते हैं क्या बोलना चाह रहा है ये। क्योंकि यहाँ पे देखो कुछ वर्ड्स आएंगे आपके लिए, ये फ्लक्स और ये, तो क्या है, जैसे सिंपल सी बात है, एक वर्ड है फ्लक्स, इसको लिखते हैं अपन किससे? फाई से भी लिखते हैं, अभी तो रहने दो इसको। तो ये फ्लक्स क्या है? जैसे सिंपल सी बात है, आपके पास कोई भी क्षेत्र है, कोई भी एरिया है, कोई पर्टिकुलर कह सकते हैं सरफेस एरिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, क्षेत्र है, पृष्ठ है, कुछ भी बोल सकते हो। इससे क्या निकल रही है? बल रेखाएं। ये है सतह, सरफेस, या एरिया बोल सकते हो, क्षेत्र बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, अलग अलग वर्ड्स मिल सकते हैं आपको इसके लिए। कि किसी भी सतह से निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या को फ्लक्स कहा जाता है। वापस सुनिए, किसी सतह या किसी क्षेत्र से निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या को फ्लक्स कहा जाता है। फ्लक्स कुछ नहीं है, फ्लक्स क्या है? बल रेखाओं की संख्या है, सिंपल सी बात है।
नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सर्टेन एरिया, किसी सतह से या किसी क्षेत्र से निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या। लिख देता हूं मैं, किसी सतह से निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या, इसी को फ्लक्स कहा जाता है। क्लियर है? किसी सतह से या किसी क्षेत्र से निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या को फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स कुछ भी नहीं है, सिंपल सा एक बात याद रखना, बल रेखाओं की संख्या है जो किसी सतह से निकल रही है। यह सतह है, इससे बल रेखाएं निकल रही है। अब होता यह है कि ये जो फ्लक्स है ये दो प्रकार का हो सकता है कि अगर ये जो सतह है जो भी मैंने बनाई थी आपके सामने, ये जो अगर सतह है और इससे ये जो बल रेखाएं निकल रही है, ये अगर सतह कहाँ रखी हुई है, चुंबकीय क्षेत्र में रखी है, या यह सतह विद्युत क्षेत्र में रखी है, यानी या तो ये सरफेस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है या ये सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। तो अगर यह सरफेस चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो इससे निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या, कौन सा फ्लक्स? चुंबकीय फ्लक्स। और अगर यह सरफेस विद्युत क्षेत्र में रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो वो कौन सा? तो वो विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब कुछ नहीं, अभी जस्ट समझाया है, क्या? निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या। ये बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए सरफेस से निकल रही है तो चुंबकीय फ्लक्स, विद्युत क्षेत्र में रखे हुए सरफेस से निकल रही है तो विद्युत फ्लक्स। यहाँ हमारी बात किसकी है? विद्युत फ्लक्स की है या चुंबकीय फ्लक्स की है? तो क्वेश्चन में देखो किसकी है? चुंबकीय बल रेखाओं की है। तो निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को तो अभी हमने जस्ट बोला, क्या? चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। ठीक है, कि दिए गए क्षेत्र से निकलने वाली या गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। फ्लक्स का मतलब आई थिंक क्लियर है, कुछ भी नहीं है, निकलने वाले बल रेखाओं की संख्या है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। क्लियर? काम की बात। फॉर्मूला अगर हम लोग बात करें तो चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B.A, यानी ये जो अभी समझाया कि ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र को किससे डिनोट करते हैं? B से दिखाते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र है जो B से दिखाते हैं, और ये सरफेस है। ठीक है, अब ये सरफेस है, या आप यूँ कह सकते हो एरिया है, क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल क्या है? एक सदिश है। क्षेत्रफल क्या है? सदिश है, वेक्टर क्वांटिटी है, और सदिश है तो इसकी क्या होगी भाई? दिशा होगी। तो किसी भी सतह की दिशा कैसे निकाली जाती है? तो ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी भी सतह की दिशा होती है नॉर्मली आउटवर्ड, परपेंडिकुलरी आउटवर्ड, मतलब लंबवत बाहर की ओर। जैसे कोई भी सतह है, जैसे मेरा ये हाथ है, ये सतह है, ये एक सतह है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर होगी? इससे बाहर की ओर। ये सतह है, इससे बाहर की ओर, तो ये सतह है, इससे बाहर की ओर। क्लियर? तो किसी भी सतह की क्षेत्रफल सदिश की दिशा होती है लंबवत बाहर की ओर। अब लंबवत बाहर की ओर, तो आपके दिमाग में अगर सर ये इधर हो सकती है तो इधर भी तो हो सकती थी। बिल्कुल हो सकती है। जैसे आपको एक सिंपल से प्लेन पेपर से समझाया जाए, जैसे ये पेपर है, ये सरफेस है, आपको दिख रहा है ये पूरा, मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ, ये सरफेस है। ठीक है, तो इस पेपर का भी कुछ ना कुछ एरिया है, क्षेत्रफल है, सरफेस है। तो अब इस क्षेत्रफल है, तो ये जो क्षेत्रफल सदिश है, एरिया वेक्टर है, क्षेत्रफल सदिश राशि होती है तो इसकी भी दिशा होगी। तो इसकी क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर होगी? इसकी सतह के लंबवत बाहर की ओर। अब इसकी सतह तो यही है ना, और इसकी सतह का लंबवत पार्ट यही तो है, तो या तो ये इधर लंबवत बाहर की ओर हो सकती है
या इधर लंबवत बाहर की ओर हो सकती है। आई थिंक क्लियर है। तो किसी भी सतह का जो क्षेत्रफल सदिश होता है, एरिया वेक्टर होता है, उसकी दिशा हमेशा लंबवत बाहर की ओर होती है। क्लियर है? ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो ये फ्लक्स है, इस फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है। क्योंकि फ्लक्स हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ चुंबकीय फ्लक्स की, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र तो होगा ही, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए सरफेस से निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या ही तो चुंबकीय फ्लक्स है। तो एक तो चुंबकीय क्षेत्र और वह क्षेत्रफल, दो ही तो चीज़ है यहाँ पे। वापस सुनो, फ्लक्स का मतलब मैंने आपको क्या बताया है, कुछ नहीं लाना दिमाग में। फ्लक्स का मतलब दिमाग में लाना है कि कोई बल रेखाएं निकल रही है, ठीक है, बल रेखाएं निकल रही है। अब आप बोलोगे कहाँ से, किसी सतह से, ठीक है। अब वो सतह कहाँ रखी हुई है, चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई है। ये चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र को दिखाते हैं बी से, ये चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें ये सतह रखी हुई है और इस सतह से ये चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है। इसी को अपन क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। तो फ्लक्स में दो ही तो चीज़ें आई, एक तो निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या, ठीक है, दूसरा कोई पर्टिकुलर सतह का क्षेत्रफल, ठीक है। तो एक तो चुंबकीय क्षेत्र और इस चुंबकीय क्षेत्र में निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या को भी फ्लक्स कहते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए सतह से, सतह मतलब उसके एरिया से निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या, उसी को अपन फ्लक्स कहते हैं। तो फ्लक्स में इन दोनों का रोल होता है, चुंबकीय क्षेत्र का और उसके क्षेत्रफल का। दोनों को डॉट मल्टीप्लाई को अपन सोल्व करते हैं, तो डॉट मल्टीप्लाई को सोल्व करने पर आपको क्या आता है, कोस थीटा आता है। तो फाई इज इक्वल्स टू क्या आएगा, बी ए कोस थीटा, ठीक है। कोस थीटा क्या होता है, एंगल होता है। अभी देखिए बल रेखाओं की संख्या भी इधर है, इसका क्षेत्रफल की दिशा भी इधर है, दोनों के बीच एंगल कितना है, 0 है। तो कोस के एंगल की वैल्यू 0 होगी, तो फाई का मान आपको क्या मिलेगा, इफ कोस थीटा बराबर 0 डिग्री है और कोस 0 डिग्री है, तो फाई का मान मिलेगा, कोस 0 की वैल्यू 1, तो बी ए। यही अगर मैं कहता कि इसको मैंने ऐसे रख दिया और अब चुंबकीय बल रेखा ऐसे निकल रही है, इसको मैंने ऐसे घुमा दिया और क्षेत्र इधर जा रहा है, तो इसका सतह का सदिश तो इधर होता, तो बी की दिशा और ए की दिशा दोनों 90 डिग्री होती है, तो ये क्या हो जाता, 90 डिग्री होने पे कोस 90 की वैल्यू 0 होती, तो फाई 0 हो जाता। तो कहने का मतलब ये है कि इतना अभी डिटेल आप फिलहाल आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो आपको सिंपल सी बात अभी समझने के लिए तो केवल इतनी ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है वो, कि कोई भी सतह है, कोई भी सतह है, तो उससे निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या फ्लक्स कहलाएगी। अगर वह सतह चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई है, तो वह निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाएगी, चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगी, ठीक है। और अगर वह सतह विद्युत क्षेत्र में रखी हुई है, तो उससे निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। क्लियर? डिटेल में जब मैं आपको चैप्टर डिस्कस कराऊंगा तो वहाँ पे डिस्कस करवाऊंगा। तो चुंबकीय फ्लक्स वही है, चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। ऐसा ही मात्रक इसका क्या होता है, वेबर। वेबर को ही कहते हैं अपन क्या, टेस्ला पर मीटर स्क्वायर, या सीजीएस मात्रक की बात करेंगे तो वो हो जाता है इसका क्या, मैक्सवेल, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर है कि किसी क्षेत्र से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट काम की बात वही, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो होता है वेबर होता है, वेबर को ही कहते हैं टेस्ला पर मीटर स्क्वायर, और इसका सीजीएस मात्रक होता है मैक्सवेल।